हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट नाटो। तो नाटो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे हो जैसे आपके सामने कुछ हेडलाइंस भी कुछ आ जाती है तुरंत से कि नाटो नेशन ऑफिशियली पिक्स फाइट विद रशिया, right? Sweden, Norway and Denmark pledge 500 USD million for NATO arms package, या फिर डच आर फोर्स टू बाय यूएस आर्म्स फॉर यूक्रेन अंडर नाटो। ऐसे बहुत सारे न्यूज हैं जो हर जगह पर हमको एक वर्ड बड़ा कॉमन सा मिल रहा है, दैट इज नाटो। तो ये नाटो क्या है? नाटो, सेंटो, सेटो कई बार हम पढ़ते हैं सुनते हैं बट हमको एग्जैक्टली उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम उस न्यूज से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते, राइट? और आप अभी जो भी एग्जाम्स अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स, चाहे आप बैंक एग्जाम्स की बात करो, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स की बात करो, चाहे आप रेलवे एग्जाम्स की बात करो, ये जो मैं नाटो के बारे में आपको बताने जा रही हूँ ये आप सभी लर्नर्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बात करते थोड़ा सा नाटो की हिस्ट्री के बारे में। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये आया क्यों था, इसके पीछे की वजह क्या है, तो ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको मैं ले चलूंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे, है ना। यूएसएसआर से रशिया कैसे आया और फिर उसके बाद में नाटो नेशंस कौन सी, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सो नाटो का मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टैब्लिश किया गया था। क्यों स्टैब्लिश करना पड़ा, ना करते तो क्या बिगड़ जाता। अभी आप देख रहे हो ना, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उस समय पर भी नाटो तब से लेकर के आज तक इक्वली चर्चा में है ना। सो जब हम बात करते हैं नाटो के बारे में, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन था दैट वाज 1939 टू 1945, ठीक है। ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था। सो इस ड्यूरेशन के बाद में एक सिचुएशन ऐसी देखने को मिली जब वेस्टर्न यूरोप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत आन पड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन, यूएसएसआर की बात करी जाए तो वो लगातार जो उसके पास अपने जो कंट्रीज थे, मतलब कह सकते हो जो पूरा एक बहुत बड़ा रीजन था वो तो उसके पास था ही, लेकिन साथ ही वो ये सोच रहा था कि हम खुद को मैक्सिमम एक्सपेंड कर ले। तो उस एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं यूरोप की बात करी जाए, चाइना की बात करी जाए या फिर यूएस की बात की जाए, सभी थोड़े से परेशान से हो गए। तो जब परेशान हुए, है ना, तो उसके बाद में नाटो आया। अब देखो, जब मैं बात करूंगी आपसे यूएसएसआर के बारे में, तो आप देख सकते हो यूएसएसआर का मतलब क्या है, पहले आप समझो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक। अब इसमें जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एस्टोनिया, लिथुआनिया, रशिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जो 15 टोटल ऐसे रिपब्लिक हैं जो यूएसएसआर को बनाते थे। मतलब आज जो हम इनको अलग अलग देशों के नाम से जानते हैं ना, ये दैट टाइम पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से जाने जाते थे। इन शॉर्ट इन्हीं को हम क्या बोला करते थे बच्चों? यूएसएसआर, ठीक है। सो 1922 से लेकर के, कब से? 1922 से लेकर के एग्जैक्टली 1991 तक कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन रही है। उसके बाद में अब देखो ना कैसे कैसे कभी यूक्रेन आकर के अपनी तरफ से बगावत कर रहा है, कभी और जो देश है वो बगावत कर रहे हैं, है ना। कभी फिनलैंड ने कहा कि हम नाटो को ज्वाइन करने जा रहे, कभी स्वीडन। तो इस तरीके से टूट करके अब सिर्फ रशिया बचा है, बट स्टार्टिंग में ये यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा, यूएसएसआर एक बहुत बड़ी वजह रही नाटो को लाने के पीछे की, क्योंकि ये अपना एक्सपेंशन इस तरीके से कर रहा था कि बाकी देशों पर भी ये अपना कब्जा कर रहा था। और कब्जा भी कैसा, आप ये भी समझो, ये जो रशिया आज भी कहीं ना कहीं साम्यवाद को, कम्युनिस्ट जो पार्टीज होती, जो वो एक नियम होता है उसको कहीं ना कहीं लगाने की बात करता है। अब कम्युनिज्म है क्या, इसके बारे में आपको मैं बताऊं। मतलब आप ऐसा समझो कि बिना चुनाव हुए ही देश में प्रेसिडेंट बन जाए, बिना चुनाव हुए ही देश में किसी की सरकार चल जाए। तो चुनाव के बिना अगर ये डिसीजन हो जाएगा तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। और मैक्सिमम जो कंट्रीज अभी, जैसे कि अभी मैक्सिमम अभी भी और तब के समय भी जो मैक्सिमम देश थे वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को चाहते थे, ठीक है। आप कहोगे मैम तो जब यूएसएसआर ने
बाकी देशों को परेशान किया था, तो क्या इंडिया पर ऐसी बातें नहीं करी, जबकि रशिया तो बहुत क्लोज फ्रेंड है इंडिया का। और आज भी देखा जाए तो हम पर जो 25% का टैरिफ लगाया गया है यूएस के द्वारा, वो इसलिए लगाया गया क्योंकि हमने रशिया से अपनी दोस्ती खत्म नहीं करी, ऐसा नहीं है। उस समय पर ये कोशिश की गई थी कि जैसे हमारा भारत है, चाइना है ना, और एग्जैक्टली और भी कुछ देश थे जिनसे कहा गया था कि आप भी कम्युनिज्म हो जाइए, आप भी साम्यवाद को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन उस समय पर भी, जैसे उस समय बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। वैसे तो हम कांग्रेस को कितनी भी हम लोग गालियां देते रहे है ना, कितना भी हम लोग कोसते रहे कि इतने 70 साल आकर के हम पर हमारे साथ लगे रहे और हमें कुछ खास नहीं दे करके गए। लेकिन फैक्ट क्या है कि अगर बात करी जाए कांग्रेस की, तो उस समय पर कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और हम गुट निरपेक्षता को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखो, अब उस समय पर जिसने जैसे कि सेंटो या सेटो के तहत में यूएस को या बाकी देशों को ज्वाइन किया था, चाहे वो ईरान हो, ईरान को खुद देखो यूएस ने उड़ा दिया है ना। तो बाकायदा उसके लिए हथियार दिए कि भैया ठीक है, जो लोग उसको मारना चाहो मार लो। तो ये क्या सिचुएशन थी कि जो ग्रुप का हिस्सा बना, समय आने पर जो कह सकते हो जो मजबूत देश थे, जो स्ट्रॉन्ग देश थे, जो ताकतवर देश थे, उन्होंने अपने से नीचे वालों को कुचलना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ उनको गलत नहीं लगा और अपने फायदे के लिए उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स खेली। ठीक है, तो यूएसएसआर की जो बढ़ते हुए कदम थे उनको रोकने के लिए, उस एक्सपेंशन को रोकने के लिए नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, तो इसने ये खुद बहुत बड़ा एक देश कहलाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 15 रिपब्लिक्स हुआ करते थे और इसके पास, इसके अलावा यूएसएसआर ने एक इन्फ्लुएंस भी लिया था ईस्टर्न यूरोप में। इसकी वजह से कुछ सैटेलाइट स्टेट्स नाम से इसने एक एस्टेब्लिशमेंट भी किया था। अब ये सैटेलाइट स्टेट्स क्या थे एग्जैक्टली, ये ऑफिशियली तो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन जो यूएसएसआर है उसी के कंट्रोल में ये काम करते थे, उसी के कंट्रोल में ये रहते थे। मतलब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के तहत ही अपना जो भी सर्वाइवल है वो कर रहे थे। तो ये भी एक विरोध और ये भी एक बागीपन की वजह बनी। ठीक है, देखो रशिया यानी कि अब ये एसएफएसआर की हम बात करते हैं, अभी यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, जैसे कि मैंने आपको बताया ये टोटल 15 रिपब्लिक्स हुआ करते थे यूएसएसआर के अंदर। ठीक, सो यूएसएसआर की अगर हिस्ट्री पर बात करते तो ये कुछ सैटेलाइट स्टेट्स थे, जैसे कि आपको पोलैंड है ना, हंगरी है, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगे। जैसे आप देखो स्लोवाकिया जो है ये चेक गणराज्य एक बना और स्लोवाकिया अलग नेशन बन गया। इस तरीके से बाद में बगावत की सिचुएशन हुई, लेकिन स्टार्टिंग में तो यूएसएसआर ने अपना डोमिनेंस बकायदा बरकरार रखा था। तो ऐसे में यूरोप को भी अपनी जो सत्ता है, अपनी जो प्रेजेंस है, अपना जो एक कह सकते हो वर्चस्व या अस्तित्व, वो खतरे में नजर आ रहा था। तो ये इन सभी की देन कहीं ना कहीं रही कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद में एक स्टेबिलिटी लाते हुए और यूरोप की जो इनसिक्योरिटी थी उसको ध्यान में रखते हुए सोवियत यूनियन की वजह से कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए क्या किया गया, एक स्टेप लिया गया। 1947 में ब्रिटेन और फ्रांस ने ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे, एक ट्रीटी जिसका नाम था डनकर्क ट्रीटी पर, इस पर सिग्नेचर किए। ठीक है, अब जब ये सिग्नेचर हुआ तो 1948 में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और यूके ने एक और ट्रीटी पर सिग्नेचर किया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स। ठीक, इस तरीके से ट्रीटी साइन हुई है ना, और उसके बाद में धीरे धीरे करके और भी देश जागरूक हुए, और जब जागरूक हुए तो बात आई अब 4 अप्रैल 1949 में जब वॉशिंगटन डीसी में 12 नेशंस, कौन कौन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, ये 12 देशों ने मिल करके क्या कहा कि अब हम नाटो की स्थापना करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को हम एस्टैब्लिश करेंगे। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा कि क्यों एस्टैब्लिश करेंगे, इसका क्या फायदा होगा। तो नाटो में एक्चुअली टोटल कितने कह सकते हो आर्टिकल है, 14, कह नहीं सकते कह लेना। ठीक है, नाटो में टोटल 1 से लेकर के 14 आर्टिकल हैं, और नाटो का जो 5वां आर्टिकल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा धुआंधार आर्टिकल यही है। क्यों? क्योंकि नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है कि अगर
हम अभी अभी तो खैर स्टार्टिंग में ये 12 नेशन हुआ करते थे, बट अभी इनकी संख्या बढ़ करके 32 हो गई। अभी मैं बताऊंगी और कौन से 2 नए देश ऐड हुए और धीरे धीरे के कितने कंट्रीज में हुए। ठीक, सो 32 हमने देख लिया। 32 नेशन टोटल, आज 2025 की बात करते हैं तो टोटल 32 नेशन है। स्टार्टिंग में 12 नेशन हुआ करते थे। ठीक, लास्ट में फिनलैंड और स्वीडन ने ही इसको ज्वाइन किया है। और ये जो यूक्रेन और रशिया में तगड़ी वॉर चल रही है ना, ये नाटो को ज्वाइन करने का ही कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रहा था यूक्रेन, उसकी वजह से ही है। ठीक है, उसकी भी हिस्ट्री थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपको डिस्कस करूंगी। तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि हम जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, जैसे पहले 12 थे, आज 32 हैं। ठीक है, हम जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, अगर हम में से किसी एक पर कोई भी एक देश हमला करेगा तो वो हमला हम 32 पर माना जाएगा। ऐसा समझो कि हमला हुआ मुझ पर, लेकिन मेरे 32 भाई है ना, मुझे मिला करके 32, मेरे 31 भाई, ऐसा मान लो। तो भी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मेरे 31 भाई मेरे साथ मिल करके आपको तोड़फोड़ डालेंगे। यानी कैसे तोड़फोड़ डालेंगे? यानी कि जो मेरे पास सेना है और जो मेरे 31 भाई बहन है, उनके पास जो सेना है, जो सशस्त्र बल है, वो सब कुछ हम एक दूसरे का यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी एक ने अगर हमको छेड़ा तो उसको हम फोड़ेंगे, ऐसे वाली सिचुएशन। ठीक है, तो नाटो जो है वो एक ऐसी ही संस्था है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपने आर्टिकल 5 के तहत साफ साफ कहता है कि अगर तुमने हम में से किसी एक को छेड़ा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये है एक्चुअली नाटो को लाने का पर्पस। तो अब कहोगे कि मैम नाटो को ठीक है ले आए, नाटो का मेन प्रिंसिपल हमको पता चल चुका कि आर्टिकल जो 5 है वो ये बताता है कि भाई अगर हमें एक को छेड़ा तो हम सभी को। अब देखो एक बात और समझो, अब ऐसे में जब यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाह रहा था तो उसने डायरेक्टली ऐसे नहीं किया। 2014 में एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की को समझाया, जब इन्होंने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस समय पर भी इनको समझाया गया था कि देखो तुम ये सारी जो लालच है उसको छोड़ो, क्योंकि हमें पता है कि तुम अभी तो कह रहे हो ईयू का हिस्सा बनेंगे, लेकिन तुम्हें बिल्कुल देर नहीं लगेगी और तुम नाटो को ज्वाइन करने लगोगे। अब नाटो को ज्वाइन करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप ये समझिए। नाटो को ये ज्वाइन करता है, इसका मतलब जो वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल कंट्रीज हैं वो क्या कहेंगे कि अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो, और जाहिर सी बात है यूएस ऑलवेज रशिया के साथ में अपनी यू वाली रिलेशन रखता है ना, तो ऐसे में बट ऑब्वियस है कि नाटो में जब ये शामिल हो जाता है यूक्रेन, उस स्थिति में क्या होगा कि यूएस या जो भी ऐसे जो देश है जो कि रशिया से खार खाए बैठे हैं या रशिया पर अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि वो एग्जैक्टली जो यूक्रेन का जितना भी सीमा, जो भी सशस्त्र बल है, जो भी उसके हथियार है, जो भी उसके सैनिक है, जो भी उसका जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, उन सब का यूटिलाइजेशन करेंगे और इससे रशिया को परेशान कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप मैप देखो और ऐसी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी कि यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो भाई सीमा से लगा हुआ देश है, आसानी से इसको रशिया को परेशान कर ले पाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी वजह से ये सिचुएशन लाई गई कि ठीक है, आप मतलब यूक्रेन को बिल्कुल भी चाहता नहीं है कि रशिया की वो नाटो को ज्वाइन करे। और आपको जान करके और भी धक्का लगेगा कि ऐसे तो हमें लगता है कि नाटो नेशन जो है वो यूक्रेन को एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसको हथियार तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली खुद भी नहीं चाहते कि इतनी आसानी से यूक्रेन आकर के हमारा हिस्सा बने। ईयू का हिस्सा बन गया दैट इज ओके, है ना, लेकिन हमारा हिस्सा बने ऐसा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि देखो अभी देखो ना, ये जब से लड़ाई शुरू हुई तब से क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ ही उलझा हुआ है ना। इससे रशिया, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी अगर युद्ध चल रहा है, कोई भी जंग चल रही होती है तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल वे में तो हम परेशान होते ही होते, कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो तो डाउन जाती ही जाती है, इसके अलावा जो ग्रोथ है वो भी वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, आप देखो इस चीज को, दुनिया भर में सब एआई पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, और रशिया कहाँ उलझा पड़ा हुआ है, वो उलझा पड़ा है यूक्रेन के साथ में। ठीक है, तो 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया गया था रशिया के द्वारा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये विद्रोह एक तरीके से उठ चुका था और फाइनली उसके बाद में हमें देखने को मिल रहा कि रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली नाटो नेशन सामने आ भी नहीं रहा, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं।
अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यूक्रेन ना गलत काम कर गया। कैसे गलत काम कर गया भाई? पहले जैसे क्या होता है, हमें यही सिखाया जाता है कि जब आपके पास वो कोई उपलब्धि आ जाए उसके बाद में किसी को बताना, वरना नजर लग जाएगी। ऐसा सुनते होगे, है ना? या फिर ऐसा कहते हो कि जब कोई गुड न्यूज आने वाली हो तो पहले, मान लो आपका सिलेक्शन होने के आपको चांसेस दिखते हैं, तो जब आपके पास रिजल्ट और अलॉटमेंट आपके पास आ जाए कि यस आपको अलॉट किया गया फला फला जगह के लिए इस पोस्ट पर, तब तो आप लोगों को बताओ, जब आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से पहले मत बताओ, है ना? क्योंकि कब क्या बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, सिस्टम है। वैसे ही नाटो को ज्वाइन करने से पहले यूक्रेन उछलने लगा। अब जब उछलने लगा तो नाटो को ज्वाइन करने से पहले रशिया ने इसको धर दबोचा कि अब तुम जाओ ज्वाइन करके दिखाओ। तो नाटो को चूंकि इसने ज्वाइन नहीं किया था ऑफिशियली यूक्रेन ने, दैट्स व्हाई नाटो नेशन डायरेक्टली इसकी मदद कर भी नहीं पा रहे। इस मामले में फिनलैंड और स्वीडन अपनी बाजी मार गए और पहले एप्लीकेशन एंड प्रोसेस को किया, उसके बाद जब ये इसके मतलब कह सकते मेंबर बन गए तब जाकर के इन्होंने चीजों को डिस्क्लोज किया। हालांकि जब से नाटो बना 1949 में नाटो को स्टैब्लिश किया गया था, तो स्टार्टिंग में जस्ट ओनली कितने यहाँ पर 12 नेशंस थे और 20 बाद में ऐड हुए धीरे धीरे करके। 1952 में ऐड हुए कुछ देश, कुछ 1955 में, कुछ 1982, कुछ 1999, कुछ 2004 में, कुछ 2009 में, कुछ 2017 में, फिर 20 में, 23 में और 24 में। इस तरीके से यहाँ पर नाटो को अलग अलग देशों ने ज्वाइन किया। और आर्टिकल 10, ये दो आर्टिकल आपको याद रखना, एक तो आर्टिकल 5 जो कि नाटो नेशन के क्या अधिकार है, नाटो नेशन का एम क्या है बेसिकली वो बताता है। दूसरा आर्टिकल 10 वो ये बताता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कैसे इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। एक्सपेंशन कैसे हुआ था? पहले 12 कंट्रीज थे, उसके बाद में टोटल 32 कंट्री हो गए। और रिसेंटली 2023 में अगर हम बात करते, फिनलैंड ने ज्वाइन किया था, ठीक है। 22 में यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसको ध्यान में देते हुए फिनलैंड ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, प्रॉपर तरीके से उसने काम किया और उसके बाद में स्वीडन ने भी 2024 में नाटो को ज्वाइन कर लिया था। ठीक, पॉइंट समझ में आया? अब नाटो को कोई तो लीड कर रहा होगा, तो जब नाटो को लीड करने की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाटो का हेडक्वार्टर आप जानिए। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में, और नाटो के करंट सेक्रेटरी जनरल है मार्क रुटे। इन्होंने इस पद को अज्यूम किया था 1 अक्टूबर 2024 को। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी, अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करी जाए तो ये पीएम, इनकी जो नागरिकता है ना, ये बेसिकली पीएम थे नीदरलैंड के, ठीक है। नीदरलैंड में एज अ पीएम इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी 2010 से लेके 2024 तक, ठीक। और ये बेसिकली एक पार्टी को भी बिलोंग करते थे, है ना। और पार्टी, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते रहे 2000 से 2023 तक, ये जब आप ये वीडियो देखिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्रॉम विच पार्टी ही बिलोंग्स, ठीक है। पार्टी का नाम बताना, वो वाली पार्टी नहीं, मजाक मस्ती वाली, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो आई होप सो कि आपको नाटो क्या है, क्यों बना, कैसे बना और किन देशों की कोशिश के बाद बना, और नाटो का बेसिकली रोल क्या है और कितने नेशन है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ऑलवेज मेरे साथ में कनेक्टेड रहिए। डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम एज वेल एज लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।